लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। अब हमको जो आगे पढ़ना है कि जब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो कितने एक्सटेंट तक डिसॉल्व होगा, कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमको पता करना है कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में मेजरली हमको सिर्फ 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है और सारे ही सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूट की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो सॉल्यूट हमारे पास हो सकता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। मतलब मेजरली इस चैप्टर में सिर्फ हमको सॉल्यूशन पढ़ना है इन विच सॉलिड सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, या फिर लिक्विड इन लिक्विड पढ़ना है या फिर गैस इन लिक्विड पढ़ना है। अब सबसे पहले हमको समझना होगा कि जब एक सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो कितने अमाउंट में डिसॉल्व हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी होती है कि सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जिसको हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, बट उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स, मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। सपोज अगर हम 1 ग्लास पानी लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम 2 to 3 स्पून हम शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। बट इन केस अगर हमारे पास वाटर कम है और हमको ज्यादा शुगर डिसॉल्व करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो घर में जब हम चाशनी बनाते हैं तो जो पानी रहता है वो कम रहता है, शुगर ज्यादा रहती है। अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें डिसॉल्व हो जाती है। मींस क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी के बियॉन्ड अगर हमको जाना है तो हमको टेम्परेचर या प्रेशर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो सॉल्युबिलिटी मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इससे जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है कौन सा सॉल्यूट कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है solubility of solids in liquid। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम वाटर में NaCl को डिसॉल्व करते हैं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर वाटर में हम एंथ्रासीन को ऐड करें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। वाटर प्लस NaCl ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। बट वाटर प्लस एंथ्रासीन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। एंथ्रासीन की जगह अपन ऑयल भी कंसीडर कर सकते हैं कि वाटर और ऑयल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। ये कैसे डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो वाटर जो है वो पोलर नेचर का है और सोडियम क्लोराइड भी क्या है, पोलर नेचर का है। मींस दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस है वो सेम है, इसलिए वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल। बट यहाँ वाटर अभी भी पोलर है, बट एंथ्रासीन का नेचर क्या होता है कि वो नॉन पोलर नेचर का होता है, इसके कारण क्या होगा, वो उसमें इनसॉल्युबल हो जाएगा। अगर हमको एंथ्रासीन को डिसॉल्व करना है तो हमको सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा। सपोज अगर हम वाटर की जगह सॉल्वेंट ले लेते हैं बेंजीन, बेंजीन में अगर हम एंथ्रासीन को डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मींस दोनों जो होंगे वो सेम इंटरेक्शंस के साथ होने चाहिए, उनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस सेम होना चाहिए। पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो इससे एक लॉ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मींस सेम जो सॉल्यूट है वो सेम टाइप ऑफ सॉल्वेंट किसके टर्म्स में, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के टर्म्स में एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाते हैं। ये हो गया हमारे पास लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब 2 फैक्टर तो हमने पढ़ लिए, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमको थर्ड फैक्टर पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टेम्परेचर से कैसे वेरी करती है। अगर हम मेजरली बात करें तो 2 टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी चेंज। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारे पास हीट है वो कंज्यूम होगी। मींस इस केस में क्या होगा, जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बट अगर हमारे पास
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, मींस जो डेल्टा एच है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो जब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स की बात करेंगे तो कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, मींस की जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर इन केस हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, मींस उसमें ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मींस की जो रिएक्शन है वो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब हमको बात करनी है इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो हमको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, मींस कि इंटरमोलिक्यूल्स स्पेस जो है वो बहुत कम होती है। तो अगर हम उनको कितना भी प्रेशर देके कंप्रेस करने की कोशिश करें, मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है उनमें अगर चेंज आएगा तो बहुत नेग्लिजिबल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स किस किस से अफेक्ट करेगी फैक्टर्स, तो फर्स्ट हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, और फोर्थ हमारे पास हो जाएगा प्रेशर। ऑल्दो प्रेशर का कोई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। अब इसके बाद हमको बात करनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड में जो गैस है वो कितने एक्सटेंट तक सॉल्युबल होती है, टेम्परेचर और प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें नीचे सॉल्वेंट है और ऊपर गैसियस फेज में गैसियस मॉलिक्यूल्स है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जब हमको इसको इसमें सॉल्युबल करना है सॉल्वेंट में, तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाएंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, फिर सॉल्यूशन में से कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स वापस से वेपर फेज में आएंगे, जो गैस है वो वेपर फेज में है। तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि सॉल्यूशन में जा रहे हैं वेपर फेज से और जो सॉल्यूशन से वापस वेपर फेज में आ रहे हैं, उनमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जो हेनरीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सॉल्युबिलिटी बताने के लिए गैसेस की लिक्विड में एक लॉ दिया था। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ बोलता है इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, सपोज A प्लस B प्लस C प्लस D, एक कंटेनर में मल्टीपल गैसेस हैं, तो एट अ टाइम एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा वही उस गैस का क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। तो जो वेपर फेज में गैस है उसका हमको क्या लेना है, वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो उसी गैस का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन फेज में उसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब मोल फ्रैक्शन को हम सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अमाउंट जो भी मैक्सिमम अमाउंट है, और अमाउंट मींस मोल्स, और मोल्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के लिए। तो अगर मोल फ्रैक्शन पूछे या सॉल्युबिलिटी पूछे थ्रू हेनरीज लॉ, तो हमको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना पड़ेगा, x, जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर को हम p से डिनोट करेंगे, तो p क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास x के साथ। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं kh। kh इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। अब हेनरीज लॉ में से kh की सॉल्युबिलिटी के साथ रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन होता है कि कैसे वो वेरिएशन शो करेगा, उस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी kh के साथ कैसे रिलेट करेगी। तो अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, kh इज इक्वल टू p अपॉन x। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो kh और x का रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली रिलेशन हो जाएगा। लेकिन kh तो कांस्टेंट है, अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो KH कम हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो KH बढ़ रहा है, ये कैसी पॉसिबल है। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले याद रहे कि जो टेम्परेचर है, अब
सबसे पहले गैस है, गैस क्या होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, मींस मॉलिक्यूल्स क्या है, ऑलरेडी दूर दूर है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, इसका मींस कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस में, गैसेस की लिक्विड्स में, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की इन लिक्विड, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, इनवर्सली वेरी करती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है और अगर टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है और केएच पे अफेक्ट पड़ता है। मींस एक पर्टिकुलर गैस के लिए अगर प्रेशर सेम रखा तो अलग अलग टेम्परेचर पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब यहां से क्या है, केएच इनवर्सली रिलेटेड है सॉल्युबिलिटी से, और टेम्परेचर भी कैसे रिलेट कर रहा है सॉल्युबिलिटी से, इनवर्सली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility but directly proportional to KH। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए एट अ कांस्टेंट प्रेशर जो KH की वैल्यू है वो भी ज्यादा रहेगी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। बट जो जनरल क्वेश्चन आते हैं इस साल भी अगर आप देखेंगे एग्जाम में, तो जो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है उससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि जो बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आता है। इस साल जो आया था क्वेश्चन, डायरेक्ट डिफाइन बेंड्स एंड एनोक्सिया थ्रू हेनरीज लॉ। तो हमको पता होना चाहिए बेंड्स और एनोक्सिया क्या होते हैं। जनरली ये दो मेडिकल कंडीशन है। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें हेनरीज लॉ में, तो जब हम किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैप को खोलते हैं तो उसमें से क्या होता है, गैस बाहर रिलीज होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो CO2 गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में उनको अंडर हाई प्रेशर सील पैक किया जाता है। प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जो कि हमने हेनरीज लॉ से पढ़ा है। सो टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 सॉफ्ट ड्रिंक्स आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। अब सेकेंड, अगर हम बात करें कि ग्राउंड लेवल पे नॉर्मल सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की, बट अगर हम ग्राउंड से नीचे जाते हैं, मतलब कि लोअर लेवल पे जाते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जब ओशन में जाते हैं, डीप जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण जो वाटर है उसमें जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके सेल्स में गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जब वापस सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, या कह सकते हैं कि पहले से जो नीचे डीप है उससे कम हो जाता है। तो ये जो गैसेस हैं वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगती हैं। जब ये गैसेस वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं तो जो ब्लड सेल्स हैं उनमें N2 के बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब जो ये N2 के बबल्स हैं ये कैपिलरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ये जो ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंड्स। मींस क्रिएशन ऑफ दिस मेडिकल कंडीशन इज नोन एज बेंड्स। अब जैसे हम ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, पर जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो नीचे प्रेशर बढ़ रहा है तो ऊपर जाने पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो हाई एल्टीट्यूड्स पे लोग रहते हैं उनके लिए इनहेलेशन में प्रॉब्लम होती है। जो क्लाइंबर्स हैं वो भी जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों, तो ये भी हेनरीज लॉ की एक बेसिक एग्जाम एप्लीकेशन है जो कि डेली लाइफ में यूज होती है कि हाइट पे जा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम है। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण उनको कंप्लीट ब्रीदिंग इनहेलेशन में प्रॉब्लम होती है। इसके कारण उनकी बॉडी वीक हो जाती है और इससे जिस कंडीशन के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। मींस डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया, जो कि जनरली हमको हाई एल्टीट्यूड्स पे देखने को मिलती है। अब एक और जो कि बहुत जनरल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर्स पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो कोल्ड वाटर में रादर देन वार्म वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, तो अभी अपन ने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब ओशन जो है उसमें एक्वेटिक स्पीशीज कैसे सरवाइव कर रही है कि उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है इसलिए वो सरवाइव कर रही है। अगर वार्म वाटर है
तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मींस कि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बट कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होने के कारण ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। ये असर्शन और रीजन के फॉर्म में लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में आया था। अब हमको पढ़ना है, ये हमने बात करी सॉल्युबिलिटी की, अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का, जो कि है राउल्ट्स लॉ के थ्रू पढ़ेंगे हम इसे। तो अब हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमने देखा कि क्या होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड इन लिक्विड्स। अब हमको बात करनी है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसके थ्रू, वेपर्स ऑफ लिक्विड, मींस जो हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड है, तो लिक्विड की जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे कहीं वेपर फेज में होंगी। तो इस वेपर फेज में जो हमारे पास वेपर्स हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। मींस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, इसी लिक्विड की वेपर्स है जो कि लिक्विड फेज पे ही प्रेशर को एक्सर्ट कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, मींस सॉल्यूट भी लिक्विड हो गया और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो भी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट रहेंगे और इस केस में क्या है हमारे पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है हमारे पास, लिक्विड है। अब जब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो जिन लिक्विड्स को हमको लेना है वो क्या होना चाहिए, वोलेटाइल लिक्विड्स। अब वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो कि इजिली एवापोरेट हो जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स। सपोज जो हम घर पे सैनिटाइजर यूज करते हैं, सैनिटाइजर क्या है, जब हम उसको रब करते हैं तो इजिली क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें अल्कोहल का कंटेंट होता है और अल्कोहल क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में हमको दो कंपोनेंट लेना है। जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है ए, उसको हम बोल देंगे फर्स्ट कंपोनेंट, और जो सॉल्वेंट है ए है जिसको हमने फर्स्ट कंपोनेंट बोला, और जो सॉल्यूट बी है उसको हमने कंपोनेंट सेकंड बोला। अब अगर हमारे पास लिक्विड है तो जो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट में, उसका हमारे पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा सॉल्यूशन में। और इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन में जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x1 और सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x2। तो जो एक राउल्ट्स केमिस्ट थे उन्होंने एक रिलेशन दिया, तो जो राउल्ट्स लॉ है वो बोलता है फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मींस कि दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं, तब पार्शियल वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को अपन को पता है, पार्शियल क्या बता रहा है, वही सेम जो हमने हेनरीज में पढ़ा था कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस का जो वेपर प्रेशर होगा वही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो जो लिक्विड्स है उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है पर्टिकुलर गैस का, वो क्या होगा लिक्विड में, तो सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन। मींस जो हमारे पास अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वेपर फेज में जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन। सो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अगर P1 को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करके जो कांस्टेंट लिखते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, P01। अब यहाँ P01 क्या है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ये तो जो P1 है वो पार्शियल वेपर प्रेशर है उस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, लेकिन जब वो प्योर फॉर्म में था, प्योर सॉल्वेंट था, जब उसका जो वेपर प्रेशर होता है वही क्या होता है हमारे पास यहाँ पे P01 होगा। ऐसे अगर हम सेकेंड कंपोनेंट की बात करेंगे तो P2 किसके बराबर हो जाएगा, P02 x2 के बराबर हो जाएगा। अब डेल्टन्स लॉ जो है
गैसेस का, वो क्या बोलता है कि अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, P1 प्लस P2 के। अगर P1 की वैल्यू हम रखेंगे तो P01 x1 हो जाएगा, और P2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P02 x2 हो जाएगा। तो P टोटल किसके बराबर आएगा। अब अपन ने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, अब बाइनरी कंपोनेंट है और फ्रैक्शन हमेशा यूनिटी के बराबर होता है, तो अगर हमारे लिए x1 की वैल्यू पता है तो x2 की हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस x2 करके निकाल सकते हैं। और तो सिमिलरली अगर हमारे लिए निकालना है फर्स्ट वाले कंपोनेंट की, तो यहाँ पे मैं x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2, P01 हो जाएगा, और सेकेंड का हो जाएगा P02 x2। तो P टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, P01 प्लस P02 माइनस P01 x2, जो कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन है राउल्ट्स लॉ की। तो ये डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सिर्फ क्या पता करना है, ये फाइनल इक्वेशन तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। फाइनल इक्वेशन से ही आपके बहुत सारे इक्वेशंस सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन से हमने क्या क्या रिजल्ट निकाला, पहला कि जो टोटल प्रेशर है वो किससे वेरी कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कॉम्पोनेंट। सेकेंड, ये जो रिलेशन है P टोटल है वो कैसे वेरी कर रहा है x2 से, तो लीनियरली वेरी कर रहा है, मींस y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम लीनियर लाइन इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो x2 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, P टोटल हो जाएगी। स्लोप किसके बराबर आएगा, P02 माइनस P01 के, और y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, P01 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने राउल्ट्स लॉ से जो कंक्लूजन्स हैं वो देख सकते हैं। बट अगर ये जो हमने x1 और x2 कंसीडर किए हैं मोल फ्रिक्शन दो कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन फेज में, इन केस अगर हमारे पास इन कंपोनेंट्स के मोल फ्रिक्शन वेपर फेज में देखें, तो वेपर फेज में अगर हमारे पास इन कंपोनेंट्स के मोल फ्रिक्शन है y1 एंड y2, तो y1 और y2 को कैलकुलेट करने का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो y1 होता है P1, अगर y1 को निकालना तो कैसे निकालेंगे, P1 इज इक्वल टू y1 P टोटल। और सिमिलरली अगर हमको सेकेंड कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है तो P2 के टर्म्स में क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू y2 P टोटल। मीन्स अगर आपको फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रिक्शन निकालना है तो उसके लिए आपके लिए P1 पता होना चाहिए, मतलब कि उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर पता होना चाहिए। सेकेंड, टोटल जो प्रेशर है जो कि हमने डाल्टन्स लॉ से निकाला है उसकी भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, वेपर फेज में मोल फ्रिक्शन निकाल सकते हैं दोनों कंपोनेंट की। तो ये तो बात हो गई हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमको बात करनी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करो तो हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में कुछ रिलेशन समझ आ रहा है कि कुछ वहां पे सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर हम दोनों ही इक्वेशन को लिख लेते हैं, दोनों की जो रिजल्ट है हेनरीज लॉ का और राउल्ट्स लॉ का, तो हेनरीज लॉ से अपन ने क्या कंक्लूड किया था, तो हेनरीज लॉ था P इज इक्वल टू KH x, और यहां से अगर हम निकाले तो ये भी किसके बराबर है, P1 इज इक्वल टू P01 x1, जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इन केस किसी तरह अगर हमारे पास ये जो KH है मींस हेनरीज कांस्टेंट है, और जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाता है, तो जो हमारे पास हेनरीज लॉ है वो स्पेशल केस बन जाता है राउल्ट्स लॉ का। हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब यहाँ पे जब हम सॉलिड लेंगे तो सॉलिड नॉन वॉलेटाइल लेंगे, लेकिन जब हमने देखा कि जो हम लिक्विड ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, वो हमको क्या लेना है, वो हमको वॉलेटाइल ही लेना है। अगर कोई वॉलेटाइल है कंपोनेंट तो उसके वेपर्स बनेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई सॉल्वेंट है, नॉर्मल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे तो ये इजिली क्या हो रहे थे, वेपराइज हो रहे थे। बट अगर इसमें हम कोई सोल्यूट डाल दें जो कि नॉन वोलेटाइल है, मींस वो इजिली एवापोरेट नहीं होगा, तो क्या होगा, जब हम इसमें किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ये जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होते हैं तो सॉल्यूट के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस पे आके भी इकट्ठे हो जाते हैं।
अब जब वो सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाते हैं तो जो वोलेटाइल सॉल्वेंट पहले हमारे पास था, जितने अच्छे से इजिली वेपराइज हो रहा था, अब उतने अच्छे से वेपराइज नहीं हो पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर जो था, अब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। इसका मतलब कि क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में, कि जब हम किसी वोलेटाइल लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसके कारण वोलेटाइल जो लिक्विड है वो इजिली वेपराइज नहीं हो पाता है और सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि उसमें हमने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। तो ये तो हमने पढ़ा क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब हमको आगे पढ़ना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और राउल्ट्स लॉ से वो कैसे वेरी करते हैं। इसके आगे पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।